मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 322 ईसा पूर्व में हुई, जब भारत छोटे राज्यों में विभाजित था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ एकीकृत भारत का स्वप्न देखा। नीति और दृढ़ संकल्प से उन्होंने नंद वंश को हटाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। पाटलिपुत्र जीवंत राजधानी बनी और साम्राज्य का विस्तार हुआ। शासन व्यवस्था कुशल और संगठित थी, जैसा कि अर्थशास्त्र में वर्णित है। यह विरासत उनके पुत्र बिंदुसार को मिली, जिसने आगे मंच तैयार किया। मौर्यों की कहानी दूरदृष्टि और स्वर्ण युग की नींव रखने की है। मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ अशोक थे, जो चंद्रगुप्त के महत्वाकांक्षी पोते थे। 268 ईसा पूर्व में सिंहासन संभालने के बाद अशोक को चंडाशोक कहा जाता था। उनकी विजय की इच्छा ने कलिंग युद्ध को जन्म दिया, जिसकी भयानक कीमत चुकानी पड़ी। युद्ध के बाद अशोक पश्चाताप से भर गए। उन्होंने हिंसा छोड़ दी और बौद्ध धर्म अपना लिया और नैतिक नियमों से शासन करना चुना। अशोक का व्यक्तिगत जागरण राज्य की नीति बन गया। धम्म विजय, वह अपने लोगों के कल्याण के संरक्षक बनना चाहते थे। उनका शासन दया से संचालित था, भय से नहीं। उनके परिवर्तन ने मौर्य विरासत को नैतिक शासन का प्रकाश स्तंभ बना दिया। अशोक को एक शक्तिशाली नौकरशाही विरासत में मिली और उन्होंने इसे अपने लोगों के कल्याण के लिए फिर से उपयोग किया। साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, जिन पर राजकुमारों का शासन था, और आगे जिलों में, जिन्हें राजुक जैसे अधिकारी संभालते थे। अशोक ने इन अधिकारियों को न्याय देने और ग्रामीण कल्याण की देखरेख करने का अधिकार दिया। प्रशासन गांव के स्तर तक पहुंच गया था, जिसमें अधिकारी अभिलेख, कर और स्थानीय शासन का प्रबंधन करते थे। अशोक ने धम्म महामात्तों, अपने करुणा के संदेश को फैलाने और सभी के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित अधिकारियों की नियुक्ति की। वे अपनी प्रजा को अपने बच्चों के रूप में देखते थे। अपने अधिकारियों को निष्पक्ष और सुलभ होने का निर्देश देते थे। केंद्रीय शक्ति और पितृवत देखभाल का यह मिश्रण अशोक के शासन की पहचान बन गया। मौर्य राज्य कुशल, करुणामय शासन का एक आदर्श बन गया। अशोक का सबसे बड़ा सुधार वैचारिक था, उनकी धम्म की नीति। धम्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि बौद्ध धर्म से प्रेरित नैतिकता का एक सार्वभौमिक आचार संहिता थी। सम्मान, अहिंसा, दया और उदारता। अशोक ने पशुओं के वध को प्रतिबंधित किया, लोगों और पशुओं के लिए अस्पताल बनवाए और सत्य तथा आत्मनियंत्रण को बढ़ावा दिया। उन्होंने धम्म को स्थानीय भाषाओं में शिलाओं और स्तंभों पर खुदे हुए अभिलेखों के माध्यम से फैलाया, जिससे उनका संदेश सभी के लिए सुलभ हो गया। धम्म महामात्त साम्राज्य में यात्रा करते थे, कल्याण और नैतिक आचरण को बढ़ावा देते थे। अशोक ने अपने लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए समझाने का उपयोग किया। बल का नहीं, युद्ध के नगाड़े को धम्म के नगाड़े से बदल दिया। उनका ध्यान विजय से हटकर आध्यात्मिक और सामाजिक उत्थान पर केंद्रित हो गया। शासन में यह नैतिक प्रयोग अपने समय के लिए क्रांतिकारी था। अशोक का धम्म राजनीतिक विचार के इतिहास में एक मील का पत्थर बना हुआ है। अशोक की आवाज आज भी उनके स्तंभों और चट्टानों पर खुदे शिलालेखों के माध्यम से गूंजती है। ये शिलालेख व्यापार मार्गों और तीर्थ स्थलों के पास स्थापित किए गए थे, जो स्वयं सम्राट के सार्वजनिक संदेश थे। स्तंभ निर्माण कला की उत्कृष्ट कृतियां थे, जिनके ऊपर पशु आकृतियां थीं, जो सम्राट की शक्ति और बौद्ध आदर्शों के प्रतीक थे। शिलालेख कलिंग युद्ध के बाद अशोक के पश्चाताप, उनके धम्म के सिद्धांतों और उनकी कल्याणकारी पहलुओं को दर्शाते हैं। इनमें विदेशी राजाओं का भी उल्लेख मिलता है, जिससे इतिहासकारों को उनके शासनकाल की तिथि निर्धारित करने में सहायता मिलती है। ब्राह्मी लिपि में लिखे गए ये शिलालेख मौर्य शासन और विचारधारा को समझने के लिए एक अनमोल निधि है। ये शिलालेख आत्मकथा और संविधान दोनों हैं, पीढ़ियों के लिए पत्थर में उकेरे हुए। इनके माध्यम से अशोक के आदर्श भारत के परिदृश्य और स्मृति का हिस्सा बन गए हैं। मौर्य युग ने भारतीय कला और वास्तुकला में क्रांति ला दी। भव्य पत्थर के निर्माण की शुरुआत की। सारनाथ का प्रसिद्ध सिंह स्तंभ, जो अब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, सम्राट की सत्ता और बुद्ध के उपदेशों दोनों का प्रतीक था। शिलाखंड वास्तुकला, जैसे बाराबर गुफाएं,
ने तकनीकी कौशल और शाही संरक्षण का प्रदर्शन किया। ये गुफाएं अपनी चमकदार भीतरी सतहों के साथ सदियों तक भारतीय शिलाखंड स्मारकों के लिए आधार बनी। मौर्य कला ने भारतीय, फारसी और यूनानी प्रभावों का मिश्रण किया, जिससे एक अनूठी दृश्य भाषा बनी। पाटलिपुत्र का भव्य महल, जिसका उल्लेख यूनानी यात्रियों ने किया है, साम्राज्य के विस्तार और परिष्कार का संकेत देता है। मिट्टी की मूर्तियां और पत्थर के स्तंभ एक ऐसी संस्कृति को दर्शाते हैं जो परिष्कृत और नवाचारी दोनों थी। मौर्य कला साम्राज्य के आदर्शों और एकता को व्यक्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम थी। अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, किंतु इसकी विरासत आज भी जीवित है। मौर्य वंश ने भारत को पहली बार राजनीतिक एकता और केंद्रीकृत शासन का पाठ पढ़ाया। मौर्य व्यवस्था ने बाद के राज्यों और यहां तक कि औपनिवेशिक शासन को भी प्रभावित किया। इतिहास के विद्यार्थियों के लिए मौर्यकाल राज्य संचालन, लोक प्रशासन और नैतिक नेतृत्व का एक अध्ययन है। शासन में नैतिकता को सम्मिलित करने का अशोक का प्रयास क्रांतिकारी था। शांति और करुणा का उनका संदेश आज भी उस संसार में गूंजता है जो प्रायः संघर्ष से भरा रहता है। परोपकारी शासक का आदर्श, जनता की सेवा करना, केवल उन पर शासन नहीं करना, भारतीय विचारधारा में स्थायी विषय बन गया। मौर्य वंश की कथा परिवर्तन की कथा है, विजय से करुणा तक, साम्राज्य से धार्मिकता तक। इसके पाठ, पत्थर और स्मृति में अंकित आज भी प्रासंगिक हैं। मौर्य विरासत यह स्मरण कराती है कि सच्ची महानता निर्माण, उपचार और एकता में निहित है।